चलिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में हमने नया वाला जो सेक्शन स्टार्ट किया है, ये कौन सा वाला, दैट इज बेंजीन है ना, और इट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, यहाँ पर हम कौन सी वाली चीज बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सबसे पहले हम क्या करवाते हैं, इट इज बेंजोइक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन करवाते हैं। बेंजीन को बनाने की मेथड्स हैं, तो रिएक्शन पड़ी हुई है, बेंजोइक एसिड के डीकार्बोक्सिलेशन पर क्या बन जाएगा, दैट इज बेंजीन बन जाती है। ठीक है, इसके बाद फिर क्या, इट इज एसिटाइलिन है, एसिटाइलिन पर रेड हॉट ट्यूब है ना, इसको यदि हम कॉपर या आयरन के रेड हॉट ट्यूब में पास करवाएं तो क्या हो जाएगा, इट इज रिएक्शन पड़ा हुआ है अपना अल्काइंस में, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन से क्या हो जाता है, इट इज अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर थर्ड वाली रिएक्शन जो देखी थी बेटा हमने, कौन सी थी, इट वाज एनहेक्सेन का एरोमेटाइजेशन। ये रिएक्शन भी अपना पड़ा हुआ है, इट इज Cr2O3 Al2O3 हीटिंग अंडर प्रेशर। ठीक है, तो इसमें भी फॉर्मेशन हो जाता है इसका, दैट इज ऑफ बेंजीन। ठीक है, इसके बाद फिर कौन सी चीज होती है नेक्स्ट वाली, इट इज क्लोरोबेंजीन जो होती है ना, इसमें निकल एल्यूमिनियम अलॉय प्लस NaOH। ठीक है, इससे रिडक्शन करवाएंगे तो यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है इसका, दैट इज ऑफ बेंजीन। ठीक है ना, इसके बाद फिर ये क्या होता है, दैट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका जब हम क्या करवाएंगे, इट इज प्रोटो डी सल्फोनेशन करवाते हैं, है ना, H पॉजिटिव यहाँ आएगा, SO3H को हटा देता है। ये रिएक्शन जो है अपन डिटेल में पढ़ेंगे बट इसी की प्रॉपर्टीज में आगे, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का प्रोटो डी सल्फोनेशन, है ना। तो H पॉजिटिव यहाँ से SO3H को हटा देता है और खुद उसकी जगह लग जाएगा, यहाँ भी फॉर्मेशन हो जाता है किसका, तो हम बोलेंगे दैट इज ऑफ बेंजीन। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट वाली रिएक्शन जो होती है नहीं, कौन सी रहेगी, तो हम बोलेंगे इट इज बेंजीन डायazonium क्लोराइड जो है ना, इस बेंजीन डायazonium क्लोराइड का क्या हो जाएगा, इट इज H3PO2 वाटर, इससे रिडक्शन और इट इज व्हाट दैट EtOH, है ना, तो इसमें फॉर्मेशन हो जाता है किसका, इट इज ऑफ बेंजीन अगेन, है ना। सो इट इज द रिडक्शन ऑफ बेंजीन डायazonium क्लोराइड विद H3PO2 वाटर और इट इज विद इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इसके बाद फिर कौन सी चीज होती है, फिनॉल है, फिनॉल का जो हम क्या करवाएंगे, इट इज जिंक डस्ट से डिस्टिलेशन करवाते हैं, है ना। तो जिंक डस्ट का काम क्या होता है, तो हम बोलेंगे बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड OH जो होता है ये उसको हटाकर H लगवा देता है। ठीक है ना, इसमें भी कोई दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए होंगे बेंजीन पर तो वो अनअफेक्टेड छूट जाते हैं। जिंक डस्ट सिर्फ कौन सी वाली चीज करवाता है, तो हम बोलेंगे बेंजीन पर डायरेक्टली कनेक्टेड OH जो होता है उसको ये रिप्लेस कर देता है। समझ आ गई बेटा बात ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बेंजीन पर डायरेक्टली कनेक्टेड OH को यदि हमको हटाना है तो हम क्या यूज करेंगे, इट इज जिंक डस्ट यूज करते हैं। क्वेश्चंस में इसकी जगह सिर्फ जिंक भी दे सकते हैं, जिंक डस्ट डिस्टिलेशन भी दे सकते हैं, या जिंक एंड हीटिंग भी दे सकते हैं ना। सारी चीजों में आपको आंसर एक ही मार्क करना है, OH हटा देना है आपको। ठीक है, यदि सिर्फ OH होगा तो बेंजीन बन जाएगी, कोई और दूसरे ग्रुप्स लगे हुए हैं तो वैसे के वैसे बेंजीन पर बच जाते हैं। क्लियर बेटा ये, है ना। फिर इसके बाद एट्थ वाली रिएक्शन जो है ये अपनी पड़ी हुई है ना। यहाँ हमने कौन सी चीज देखी थी, तो हमने क्या देखा था, इट इज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की रिएक्शन जब कभी भी किससे करवाई जाती है, दैट इज विद सम एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, है ना। तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट में से Mg हटता है, उसकी जगह क्या लग जाता है, एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड लग जाता है। समझ आ गई बेटा बात ये। ठीक है, तो इट इज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट पर जब किसकी रिएक्शन होती है तो हम बोलेंगे दैट इज ऑफ सम एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, तो क्या बन जाएगा वहां, बेंजीन बन जाती है। क्लियर हो गई बात अच्छे से ये, है ना। अब इसके बाद फिर अगली चीज जो होती है ये कौन सी वाली हम बोलेंगे, तो हम बोलेंगे कि बेंजीन जो है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो बेंजीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली जो होती है ना वो कौन सी रहेगी, तो हम बोलेंगे बेंजीन जो होता है ये क्या रहेगा, दैट इज अ कलरलेस स्वीट स्मेलिंग ऑयली लिक्विड होता है। ठीक है ना, बेंजीन क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे कलरलेस होता है, स्वीट स्मेलिंग ऑयली लिक्विड होता है। बेंजीन इज अ कलरलेस स्वीट स्मेलिंग ऑयली लिक्विड। ठीक है, इसके बाद फिर कौन सी चीज हम बोलते हैं अगली वाली, कि ये वाटर में इनसोल्यूबल होगा, है ना। बेंजीन इज इनसोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, पर ये क्या होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं जैसे कि अल्कोहल है या ईथर है इनमें सोल्यूबल होता है ना। तो बेंजीन क्या रहेगा, वाटर में तो इनसोल्यूबल है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल एंड ईथर इनमें ये सोल्यूबल होता है।
ठीक है। इसके बाद फिर और अगली चीज जो हम बोलते हैं है ना, ये कौन सी वाली होती है, तो हम बोलेंगे और अगली चीज जो रहेगी ना, ये होती है कि बेंजीन जो है ये क्या रहेगा, नॉन पोलर सब्सटेंसेस के लिए खुद एक काफी ज्यादा अच्छा सॉल्वेंट होता है ना। बेंजीन क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे नॉन पोलर सब्सटेंसेस के लिए ये खुद एक काफी ज्यादा अच्छा सॉल्वेंट होता है। क्लियर है ना। फिर इसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं, मतलब बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में एक जो कॉमन कैरेक्टर होता है, वो कॉमन कैरेक्टर क्या है कि सूटी फ्लेम से जलते हैं। ये मैंने आपको एसिटाइलिन में बताया था कि एसिटाइलिन सूटी फ्लेम से जलती है, विच इज एन एक्सेप्शनल कैरेक्टर। आती बेटा बात समझ में, ठीक है। तो बेंजीन जो है ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ये भी क्या होगा, इट इज सूटी फ्लेम से जलने वाला कंपाउंड होता है। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से, ठीक है। अब इसके बाद फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखें हम, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम कौन सी चीज बोलते हैं कि बेंजीन जो है इनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस, एरोमेटिक कंपाउंड्स की इन जनरल कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस क्या होती हैं, तो हम बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है ना। एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस जो होती हैं ये क्या होती हैं, तो हम बोलेंगे दीज आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। आए बेटा समझ में, है ना, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। अब कौन सी चीज हम बोलेंगे कि ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस क्यों हैं, है ना, इसको देखें हम, ठीक है। तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस इसलिए हैं क्योंकि क्या होता है यहाँ, तो हम बोलेंगे इनमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तो काफी ज्यादा था, ठीक है ना। बेंजीन में क्या था, तो हम बोलेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन काफी ज्यादा है, ठीक है। बट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ज्यादा होने के बाद भी, है ना, कौन सी वाली चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे एडिशन रिएक्शंस जो इन पर एक्सपेक्टेड थे इनके बजाय क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हो जाती हैं। आई बात समझ में, है ना। कौन सी चीज हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना, ये क्या हो जाएंगी, इनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हो जाती हैं। आगे बेटा बात समझ में, है ना। अब ऐसा क्यों, ये हम समझें, है ना। तो हम बोलेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ज्यादा था तो एडिशन रिएक्शंस एक्सपेक्टेड थी, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन क्यों हो गई, है ना, तो इसकी वजह हम क्या देखते हैं, तो हम बोलेंगे कि बेंजीन पर जब हम किसको भिजवाते हैं, दैट इज सम इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो कौन सी वाली चीज हो जाती है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर इसके बेंजीन के इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से, है ना, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक तो एक्सपेक्टेड है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक एक्सपेक्टेड है ना। अब क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा तो क्या करता है, इट इज इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट करता है ना। जिस कार्बन पर निगेटिव आया वहाँ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाता है, दूसरे कार्बन पर क्या छूटता है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज छूटता है। आता है बेटा समझ में, है ना। दूसरे कार्बन पर क्या छूटा, तो हमने बोला दैट इज पॉजिटिव चार्ज, है ना। अब क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रोफाइल के साथ एसोसिएटेड था, इसको यदि अपन इस पॉजिटिव चार्ज पर भेज देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है, यहाँ ये पाई बॉन्ड खत्म हो जाता और रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता वो कैसा हो जाता, दैट इज नॉन एरोमेटिक हो जाता, है ना। रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो कैसा हो जाता, दैट इज नॉन एरोमेटिक हो जाता। आ रहे हैं बेटा समझ में, ठीक है। तो हम बोलेंगे क्या होगा कि यदि बेंजीन पर हम नॉर्मल अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की तरह एडिशन करवा देते हैं, है ना, तो क्या हो जाता, तो हम बोलते हैं एडिशन से यहाँ ये हो जाता कि इनका एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म हो गया होता। आया कि बेटा समझ में, ठीक है। अब लेकिन कौन सी चीज है, तो हम बोलेंगे कि यदि इसके उल्टे क्या करवा दें हम, तो हम बोलेंगे कि जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ जोड़ने के लिए आ रहा था, यदि यहाँ से जिस कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल जोड़ा था यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल लेता पॉजिटिव के फॉर्म में, तो इस कार्बन पर नेगेटिव छूटता, नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता पाई बॉन्ड, और इससे क्या हो जाता, तो हम बोलते कि जब सब्स्टिट्यूशन होता तो बेंजीन अभी भी बेंजीन बनी रह जाती, मतलब इसका एरोमेटिक कैरेक्टर रिएक्शन होने के बाद भी बचा रह जाता। आया कि बेटा समझ में, है ना। तो हम कौन सी चीज बोलते हैं, तो हम बोलेंगे इट इज कि है ना, बेंजीन पर यदि क्या करवाया जाए, तो हम बोलेंगे बेंजीन पर यदि एडिशन के बजाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करवाई जाए तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे बेंजीन अपना एरोमेटिक कैरेक्टर रिएक्शन के बाद भी बचाए रख सकेगी, और एरोमेटिसिटी का मेंटेनेंस मतलब क्या होता है, तो हम बोलेंगे इट इज मेंटेनेंस ऑफ स्टेबिलिटी।
समझ आ गई बेटा बात ये, है ना। तो हम कौन सी चीज़ बोलते हैं, तो हम बोलेंगे यहाँ, है ना, क्या होगा, तो हम बोलेंगे इट इज बेंजीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और वो इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बेंजीन का एरोमेटिक कैरेक्टर रिएक्शन के बाद भी बचा रह जाता है, ठीक है। वो करस्पॉन्डिंगली स्टेबिलिटी भी उसकी मेंटेन्ड रह जाएगी, है ना, या इवन बढ़ जाएगी, ठीक। अब कौन सी चीज़ होती है, तो हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का मैकेनिज्म देखें तो मोर और लेस ये बस क्या है, यहाँ तो हमने बोला है जो आयन बनता है इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट होने के इलेक्ट्रोफाइल के जोड़ने के बाद, इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स बेंजीनोनियम आयन या अरीनोनियम आयन कहा जाता है, ठीक है ना। द reaction intermediate obtained in electrophilic substitution is what, so we say it is sigma complex or benzenonium ion, or it is what, that arenonium ion। आई बेटा बात समझ में, है ना। अब यदि ऐसा होगा तो कौन सी चीज हो जाती है, तो हम बोलेंगे अब यदि ऐसा होता है तो क्या होगा यहाँ, तो हम बोलेंगे जो अरीनोनियम आयन बना था इसमें क्या होता है, इसमें ये रेजोनेंस, ये कैनोनिकल फॉर्म बनेगा, फिर एक और बार रेजोनेंस, ये कैनोनिकल फॉर्म बनता है, ठीक है। तो बेंजीनोनियम आयन के ये जो 3 कैनोनिकल फॉर्म्स होते हैं, इनको इन जनरल क्या बोला जाता है, वैलेंट इंटरमीडिएट्स बोला जाता है। आए बेटा समझ में, है ना। क्या बोले हमने यहाँ, तो हम बोलेंगे इट इज बेंजीनोनियम आयन के जो 3 कैनोनिकल फॉर्म्स बन रहे हैं, जो हमको काफी आसानी से बनाते आते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड द वैलेंट इंटरमीडिएट। आगे बेटा बात समझ में, है ना। अब इसके बाद से अगली चीज जो हम बोलेंगे वो कौन सी होती है, कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं इनको ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इनका हालांकि स्टैंडर्ड IUPAC से डेजिग्नेशन इज व्हाट, दैट ARSE एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक, ये होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद बेटा ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं इनके कैरेक्टर्स हम देखें, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या रहेंगे, तो हम बोलेंगे रिएक्शंस एक तो क्या होती हैं, दीज आर इरिवर्सिबल, ठीक है। और इनमें एक्सेप्शन होता है क्या, तो हम बोलेंगे दैट इज सल्फोनेशन एंड आयोडीनेशन, है ना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन जनरल क्या होती हैं, इरिवर्सिबल होती हैं, है ना? और इनमें जो एक्सेप्शन है वो क्या है, तो हम बोलेंगे सल्फोनेशन एंड आयोडीनेशन, ये इनमें एक्सेप्शन होते हैं। क्लियर है अच्छे से ये, ठीक है। दूसरा जो होता है वो क्या रहेगा, कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होती हैं इनमें आइसोटोपिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में आइसोटोपिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। आए बेटा समझ में, यहाँ भी एक्सेप्शन कौन सा होगा, तो हम बोलेंगे दैट इज सल्फोनेशन एंड आयोडीनेशन। यहाँ भी एक्सेप्शन क्या होता है, तो हम बोलेंगे सल्फोनेशन और आयोडीनेशन, ये यहाँ एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है ना। अब कौन सी चीज अगली वाली देखनी है अपने को, कैरेक्टर्स के बाद एरोमेटिक कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी देखनी है, किसके लिए, दैट इज फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये भी बेटा काफी सिंपल होता है, क्या बोलते हैं अपन, जनरल फंडामेंटल क्या होता है, जिस रिएक्शन का रिएक्शन इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होता है वो रिएक्शन उतनी ज्यादा फास्ट होती है ना। जिस रिएक्शन का रिएक्शन इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल वो रिएक्शन उतनी ज्यादा फास्ट, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में इंटरमीडिएट जो है वो इंटरमीडिएट क्या है, तो हम बोलेंगे इंटरमीडिएट होता है यहाँ पर व्हाट दैट कैटायन, इट इज अरीनोनियम आयन, बेंजीनोनियम आयन, है ना, या सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्या था, दिस इज अ कैटायन, ठीक है। कैटायन को स्टेबल कौन बनाता है, तो हम बोलेंगे कैटायन को स्टेबल बनाएगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है। और कैटायन को डीस्टेबलाइज कौन करता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो कौन सी चीज अपन बोलते हैं कि बेंजीन पर लगा हुआ ग्रुप यदि क्या रहेगा, इट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा, तो वो क्या करेगा, इस कैटायन को स्टेबल बनाएगा, और कैटायन जितना ज्यादा स्टेबल रिएक्शन क्या हो जाएगी उतनी ज्यादा फास्ट हो जाती है। आए बेटा समझ में, ठीक है। वैसे ही क्या हो जाएगा, कैटायन को डिस्टेबलाइज करता है कौन, दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि बेंजीन पर यदि कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो वो क्या करेगा, तो हम बोलेंगे कैटायन को डिस्टेबलाइज करेगा, और कैटायन यदि डिस्टेबलाइज होगा तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन उतनी ज्यादा स्लो हो जाएगी। आगे बेटा बात समझ में, ठीक है।
तो हम कौन सी चीज बोलते हैं, बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स का रहना क्या करवा देता है, तो हम बोलेंगे इट इज रिएक्टिविटी बढ़वा देगा, ठीक है। तो बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स का रहना क्या करवा देता है, रिएक्टिविटी कम करवा देता है। आया समझ में अच्छे से, ठीक है। अब इसके बाद फिर अगली चीज जो हम बोलते हैं इसमें है ना, ये कौन सी वाली रहेगी, तो हम बोलते हैं अगली चीज जो होती है ना, ये क्या हो जाएगी बेटा, तो हम बोलेंगे अगली चीज जो होती है इसमें वो ये रहेगी, नोट लगा के लिखने वाली, कि इलेक्ट्रॉन रिलीज एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉल, इसको देखते समय है ना कौन सी वाली चीज देखनी है, तो हम बोलेंगे कि इंडक्टिव और रेजोनेंस दोनों देखने हैं, जिसमें रेजोनेंस डोमिनेंट रहेगा हैलोजेंस वाले और कुछ और केसेस को छोड़ के, जो भी अपन देखेंगे ना क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स में, ठीक है ना। अब रिएक्टिविटी के बाद अगली चीज जो अपन देखेंगे बेटे कौन सी होती है, दैट इज ओरिएंटेशन इन मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ठीक है। अब हमको मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में ओरिएंटेशन देखना है, ठीक है। तो ओरिएंटेशन इन मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में है ना, हम कौन सी चीज देखते हैं, तो हम बोलेंगे कि बेंजीन पर है ना क्या है, जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है ना जो भी, ठीक है, तो वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पर भेजेगा या मेटा पर भेजेगा। अब ये हमको डिसाइड करना सीखना है, आते समझ में, ठीक है ना। बेंजीन पर लगा हुआ ग्रुप जो रहेगा है ना, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा या वो मेटा डायरेक्टिंग होगा। अब हमको ये डिसाइड करना सीखना है, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि बेंजीन पर लगा हुआ ग्रुप जो होता है, यदि वो प्लस एन या प्लस आर शोइंग होता है, ठीक है। तो अपन बेटा 11th में पढ़ा हुआ है, अभी भी रिवाइज करवाया था मैंने अपनी जीओसी में, ठीक है। तो बस इसको अपन फिर से देख रहे हैं एक बार, कि जो प्लस एन या प्लस आर वाला ग्रुप होता है, ये क्या करता है, बेंजीन पर सिलेक्टिवली इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। कहाँ करेगा, तो हम बोलेंगे अपनी ऑर्थो एंड अपनी पैरा पोजीशन पर, ठीक है। बट क्या होता है, इसकी मेटा पोजीशन जो होती है वो अनअफेक्टेड होती है। आते क्या समझ में, है ना। क्या बोला हमने, बेंजीन पर लगा हुआ ग्रुप जो होता है, ठीक है, वो ग्रुप कौन सी वाली चीज करता है, तो हम बोलेंगे वाला ग्रुप जो होगा वो अपनी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर सिलेक्टिवली इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। आता है समझ में, ठीक है। अब यहाँ पर यदि इलेक्ट्रॉन सिलेक्टिवली आएंगे तो कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ सिलेक्टिवली आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, मेटा को तो इलेक्ट्रॉन मिल नहीं रहे, तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस जो होती हैं वो मेटा पोजीशन से क्या हो जाती है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती हैं, ठीक है। ऐसी वाली बेंजीन पर यदि इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल को तो मतलब किससे है, तो हम बोलेंगे दैट इज विद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओनली, ठीक है। और उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज्यादा दिख रही है, तो हम बोलेंगे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दिखती है, ठीक है। तो ऐसा यदि होगा तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे ऐसा यदि होगा तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो मेटा पोजीशन के बजाय ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर अटैक करना प्रेफर करेगा, ठीक है। तो जो प्लस एन या प्लस आर वाला ग्रुप होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, दैट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। समझ आती है बेटा बात, ये मोस्टली एक्टिवेटिंग भी होते हैं ना, मतलब बेंजीन की रिएक्टिविटी बढ़ाएंगे भी, क्योंकि बेंजीन को और ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच करवा देते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स इस तक रेजोनेंस से भिजवा कर, ठीक है। तो प्लस एन या प्लस आर वाले जो ग्रुप्स होते हैं मोस्टली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग होते हैं, ठीक है ना। अब यदि बेंजीन किससे सब्स्टिट्यूटेड है, तो हम बोलेंगे बेंजीन यदि माइनस एन या माइनस आर वाले किसी ग्रुप से सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है, तो तब इस केस में कौन सी चीज हो जाती है बेटा, तो हम बोलेंगे अब ये माइनस एन में माइनस आर वाला ग्रुप जो होता है ये सिलेक्टिवली बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, ठीक है ना। ये बेंजीन से सिलेक्टिवली इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस जो होती हैं उन पर अब क्या हो जाता है, तो हम बोलेंगे मेटा की कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रह जाती है, क्योंकि मेटा से इलेक्ट्रॉन खींचे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। जबकि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से ग्रुप जो है वो रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो हम बोलेंगे मेटा पोजीशन ऑर्थो एंड पैरा की कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच रह जाएगी, हालांकि इसको एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिले, जो इसको गॉड गिफ्टेड थे वही बचे हुए हैं, लेकिन ऑर्थो एंड पैरा से जो गॉड गिफ्टेड थे वो खींच लिए गए। तो ऑर्थो एंड पैरा की कंपैरिजन में क्या दिख रही है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच दिख रही है। समझ आ रही बेटा बात ये, तो इस वजह से कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे इस वजह से है ना क्या हो जाता है, तो हम बोलेंगे इस वजह से ये माइनस एम माइनस आर वाले ग्रुप्स जो होते हैं
इनकी वाली बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो कहाँ अटैक करना प्रेफर करते हैं, तो हम बोलेंगे वो मेटा पोजीशन पर अटैक करना प्रेफर करते हैं। आया बेटा समझ में अच्छे से, ठीक है ना। तो इनको हम क्या बोलते हैं कि माइनस में माइनस आर वाले जो ग्रुप्स होते हैं क्या रहेंगे, दीज आर मेटा डायरेक्टिंग। आगे समझ में अच्छे से, साथ ही साथ में क्या रहेंगे, दीज आर डीएक्टिवेटिंग ऑल्सो, क्योंकि बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं तो ये बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करवा के उसकी रिएक्टिविटी कम करवा रहे हैं। क्लियर है, ठीक है। अब कौन सी चीज अपन बोलते हैं कि बेंजीन पर भी हमने आर ग्रुप अल्काइल ग्रुप लगा दिया, तो अल्काइल ग्रुप जो होता है ना वो क्या होता है, बेंजीन के साथ रेजोनेंस में नहीं होता है ना। लेकिन मिथाइल 1 डिग्री या 2 डिग्री ये वाले जो ग्रुप्स होते हैं है ना, ये बेंजीन के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन में होते हैं। तो इट इज मिथाइल 1 डिग्री या 2 डिग्री ग्रुप्स जो हैं ना, ये क्या रहेंगे, दीज आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ना, क्योंकि ये है ना रेजोनेंस में तो नहीं बट बेंजीन के साथ ये हाइपर कॉन्जुगेशन में होते हैं है ना। तो हम बोलेंगे इट इज प्लस एच या हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से अल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं मिथाइल 1 डिग्री या 2 डिग्री ये क्या रहेंगे, दीज आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग। आता है बेटा समझ में, ठीक है। 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप जो होता है ये भी बेंजीन से कनेक्टेड है, तो ये बेंजीन के साथ न तो रेजोनेंस में होता है न ही ये बेंजीन के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन में होता है। आती बेटा बात समझ में, इसका बेंजीन के साथ न तो रेजोनेंस था न ही इसका बेंजीन के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन था। आते क्या समझ में, ठीक है। बट फिर भी ये ग्रुप क्या होता है, दैट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है एंड एक्टिवेटिंग होता है, ठीक है। 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप्स, इट इज नॉट इन रेजोनेंस विद बेंजीन and as well it is not in as well it is not in hyper conjugation with benzene, but still it is what ortho para directing and activating। आगे बेटा बात समझ में, ठीक है। इसके बाद फिर हम कौन सी चीज बोलते हैं कि जो CH3 ग्रुप होता है, ठीक है, जब ये बेंजीन से कनेक्टेड होगा है ना तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे इसका बेंजीन के साथ क्या होता है, -H या रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। इसका हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे इट इज है ना CH3 ग्रुप जब बेंजीन से कनेक्टेड होगा तो कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे जब ये बेंजीन से कनेक्टेड है तो क्या रहेगा, ये -H या रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन में होता है। इसकी वजह से ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, और मेटा उसकी कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन रिच बची रह जाएगी। तो इसलिए हम CH3 को क्या बोलते हैं कि रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन या -H की वजह से ये क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है। क्लियर हो गया ये, ठीक है। अब हम कौन सी चीज बोलते हैं कि अब बेंजीन पर लगे हुए जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं इन सब्स्टिट्यूएंट्स को हम क्या करेंगे, अब क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड वेरी स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग। एक्टिवेट करने की वजह क्या कि जो बेंजीन को जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स देगा वो उसको उतना ज्यादा एक्टिवेट कर देगा है ना, या जितने ज्यादा खींचेगा उतना स्ट्रांगली डीएक्टिवेट कर देगा, बस है ना। बाकी तो ये देख लिया अपन ने। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड वेरी स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, इस कैटेगरी में कौन कौन से ग्रुप्स आ जाते हैं, तो इसे इट इज O नेगेटिव, देन इट इज NH2, उसके बाद NHR, देन इट इज NR2 और उसके बाद इट इज OH, ठीक है। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड वेरी स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग इस कैटेगरी में कौन कौन से आएंगे, दैट इज O नेगेटिव, NH2, NHR, NR2 एंड OH। क्लियर है बेटा ये, ठीक है। इसके बाद फिर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, ठीक है। दूसरी कैटेगरी है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो अभी भी है बट स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है ना, वेरी स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग नहीं, मतलब इनसे थोड़े से कम। ये कौन हो जाएंगे, इट इज COO नेगेटिव एंड OR, ठीक है। तो इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है ना, कौन है ये, तो हम बोलेंगे इट इज COO नेगेटिव एंड OR। क्लियर है ना। इसके बाद फिर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड मॉडरेटली एक्टिवेटिंग, ठीक है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड मॉडरेटली एक्टिवेटिंग इस कैटेगरी में कौन आ जाएगा, तो हम बोलेंगे इट इज NH C डबल बॉन्ड OR एंड इट इज O C डबल बॉन्ड OR, ठीक है। वजह क्या है इसकी, तो हम बोलेंगे इट इज नाइट्रोजन का बेंजीन के साथ रेजोनेंस है बट नाइट्रोजन के लोन पेयर का C डबल बॉन्ड O के साथ भी रेजोनेंस है, ठीक है। इस वजह से नाइट्रोजन क्या करेगा, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है बट क्या है, ये
इन नाइट्रोजन जितना आसानी से नहीं दे पाता, क्योंकि इसका लोन पेयर क्रॉस कॉन्जुगेशन में सी डबल बॉन्ड ओ के साथ भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो बेंजीन को क्या करेगा, इसलिए मॉडरेटली एक्टिवेट करता है फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। एंड दिस ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये भी क्या करेगा, इसी वजह से बेंजीन को मॉडरेटली एक्टिवेट ही करता है। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक अच्छे से, है ना। इसके बाद फिर ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग एंड वीकली एक्टिवेटिंग, ठीक है। ये यदि हम देखें तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, इट इज सी डबल बॉन्ड सी आ जाता है, देन इट इज व्हाट पीएच। ये दोनों बेंजीन के साथ रेजोनेंस में है, लेकिन पाई बॉन्ड वाला रेजोनेंस है, लोन पेयर वाला नहीं, इसलिए क्या रहेंगे, ये वीकली एक्टिवेटिंग होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन वाले ग्रुप्स हैं, तो हाइपर कॉन्जुगेशन में सबसे ज्यादा किसका होता है, CH3। उसके बाद CH2R, देन इट इज CHR2, देन इट इज CR3 में तो हाइपर कॉन्जुगेशन होता ही नहीं है, तो इसमें सबसे ज्यादा एक्टिवेटिंग कौन है, CH3, फिर CH2R, फिर CHR2 एंड देन इट इज CR3, ठीक है। तो ये वाले जो ग्रुप्स होते हैं ये सभी क्या रहेंगे, दीज आर ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग एंड दीज आर वीकली एक्टिवेटिंग। क्लियर है बेटा, ये है ना। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो कैटेगरी और लास्ट अमंग व्हाट, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग वाली, कि ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग। तो एक तो इसमें हैलोजेंस होते हैं, है ना, देन इट इज व्हाट दैट एन डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। फिर सिमिलरली एस डबल बॉन्ड ओ, और उसके बाद क्या है, सी डबल बॉन्ड सी, और उसके ऊपर जेड। जेड क्या रहेगा, कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2 हुआ, CNA, या सी डबल बॉन्ड वाला कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप, मतलब अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड या उसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो सी डबल बॉन्ड सी पर जब ये लगा हुआ है जेड, जेड इज सम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और ये ग्रुप जब बेंजीन पर कनेक्टेड है, ठीक है, तो इसकी कैटेगरी क्या है, तो हम बोलेंगे दिस इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग। समझ आ गई बेटा बात ये, है ना। दिस इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग। क्लियर है अच्छे से ये, है ना। इसके बाद फिर है ना, नेक्स्ट हम क्या बोलते हैं, इट इज मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग, है ना। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इट इज मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग, ठीक है। तो मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग, इसमें क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग में, है ना, क्या बोलते हैं, ऐसे वाले ग्रुप्स जो क्या होते हैं माइनस एन में -R वाले, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इट इज जैसे NH3 पॉजिटिव है, देन इट इज व्हाट दैट NR3 पॉजिटिव, देन इट इज व्हाट दैट NO2 है, देन इट इज साइनाइड, उसके बाद फिर SO3H, और उसके बाद फिर कौन सा, इट इज सी डबल बॉन्ड वाला कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप, दैट इज अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो ये वाले जो सारे ग्रुप्स होते हैं इनकी कैटेगरी क्या होती है, तो हम बोलेंगे सब के सब क्या होते हैं, दीज आर मेटा डायरेक्टिंग एंड डी एक्टिवेटिंग। आई बेटा बात समझ में आता है अच्छे से, ठीक है ना। तो ये सारा ग्रुप्स का क्लासिफिकेशन हो गया, है ना। इसके आगे के कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम, है ना।